तो जनजातीय क्षेत्रों में क्या हुआ? कृषि का विस्तार हुआ। जनजातीय क्षेत्रों में क्या हुआ? कृषि का विस्तार हुआ। अब जनजातीय क्षेत्र भी क्या सोचने लगे, मान के सोचो कि जे आपको हम दिखा रहे हैं कि ये पूरा एरिया है, ये और सेंटर में कौन बैठा है? राजा बैठा है। और जनजातीय क्षेत्रों का विस्तार यहाँ परदी पे हो रहा है। कहाँ हो रहा है बेटा? परदी पे। जनजातीय क्षेत्रों का विस्तार कहाँ हो रहा है? इन परदियों पे हो रहा है। अब जे इनकी ये सरदार क्या हो गए? शक्तिशाली तो हो गए, जनजातीय है। ये सरदार क्या है? अनार्य तो है। जनजातीय क्षेत्र अनार्य थी पूरी। तो ये लोग भी सोच रहे कहीं ना कहीं जे इनसाइड देख रहे कि इनसे हमारे संबंध जुड़ जाए तो हमारी भी प्रतिष्ठा में क्या लग जाए? चार चांद लग जाए। तो ये लोग भी अपनी अपनी कन्याओं को लेकर कहां जा रहे? गुप्तों के पास जा रहे। और ले जाने वाले कौन है? ब्रह्मांड। क्या है? ब्रह्मांड। जैसे मेरी बात को समझना, जैसे ब्रह्मांड जाता है यहाँ पर, यहाँ से ब्रह्मांड गुजर रहे हो, यहाँ से इस क्षेत्र से, तो ब्रह्मांड जब गुजरे वहां से, तो कोई सरदार ने हाथ जोड़ के कहा कि कृपा करिए आप हम पर ब्रह्मन जी। तो उन्होंने कहा कृपा तो हो जाए, लेकिन कृपा के बदले कुछ लगेगा। कहले वो हम सब समझ लेंगे, समझा जाएगा सब कुछ। कहले के कन्या को राजघराने से हमारा क्या करवा दी? संबंध स्थापित करवा दीजिए। अब जे क्षत्रिय की कैटेगरी में पहुंच गए, बेस्ट थे लेकिन क्षत्रिय की कैटेगरी में पहुंच गए। अब तुम जनजाति हो, तुम्हें अपनी बिटिया को क्षत्रिय कैटेगरी में ले जाना, इसका मतलब क्षत्रियों में जाओगे तो तुम पे भी क्षत्रियों का थोड़ा बहुत पानी गिर जाए, सो तुम भी क्षत्रिय हो जाओ। मतलब तुम्हारी रेपोरेट इन दोनों से अलग हो जाओ, तुम क्या हो जाओगे? इस क्षेत्र के बादशाह। देखो तुम तो क्षत्रिय हैं। ये भी ट्रेंड चल रहा है। तो ब्रह्मा जो ब्राह्मण है उनने का टेंशन मत लो, थोड़ा बहुत खर्चा पानी लगेगा, आप तैयार रखना। ब्रह्मन जी ने बनाई इनकी पत्रिका। क्या बनाई? पत्रिका। एक जन्म कुंडली बना दी और बोले कि कहां पहुंची? यहाँ पर। कहां पहुंची? और यहां पर पहुंचे और कहा कि फलाने फलाने क्षेत्र के एक क्षेत्र है, नासिक क्षेत्र है, वहां एक राजा हुआ करते थे, उनकी 5 पत्नियां थी। उनकी जो छोटी पत्नी थी उसके 3 बच्चे पैदा हो गए। 3 बच्चे पैदा हो गए। और जो छोटा बच्चा, जो मझला बच्चा था, उसकी 2 बीवियां थी। एक बीबी को उसने तलाक दे दिया, लेकिन वो प्रेग्नेंट थी, वो जंगल में चली गई। समझ रहे? वहां पर उसका एक बच्चा पैदा हुआ। उसी बच्चे के एक लड़का हुआ, एक लड़की हुई। उसी लड़की का संबंध लेके आए हैं राजा साहब हम आपके पास। समझ? उसी लड़की का संबंध लेके किसके पास आ गए? आपके पास आ गए। अब देखिए, क्षत्रिय वो है, क्षत्रिय आप, और बैंडबाजी के साथ इन दोनों में क्या हो गया? वैवाहिक संबंध स्थापित। तो यदि आप ये कह रहे हो कि राजा खुद कह रहा था कि लोग भूमि पकड़ो, नहीं, सरदार भी भूमि को उपजाऊ बनाकर अपने संबंध इनसे जोड़ना चाहते थे। क्या जोड़ना चाहते थे? इनसे संबंध जोड़ना चाहते थे। जैसे आप अकबर में देख लीजिए, अकबर से कई राजपूत राजा बाद में चाहते थे कि हम संबंध स्थापित कर लें। कई राजपूत राजा खुद चाह रहे थे कि हम अकबर से अपनी बच्ची का क्या करते हैं? विवाह करते हो, विवाह के बाद क्या हो? हमारी तरक्की हो जाए। तो ये भी अपनी तरक्की के कारण अपनी बच्चियों का विवाह इनसे विवाह। मतलब देखो, ये सामंती वातावरण में ये सामंतवाद का प्रभाव धार्मिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र सब पर पड़ रहा है। ऐसा कोई भी क्षेत्र बाकी नहीं है कि सामंतवाद का प्रभाव उस पर नहीं पड़ रहा है। सब सामंतवाद की चपेट में है। चाहे वो धर्म हो, वो भी चपेट में आ गया। देख लो, सामंतवाद का प्रभाव बौद्ध धर्म पे भी पड़ गया। बौद्ध धर्म की एक शाखा डेवलप हुई, महायान शाखा,
और महायान शाखा में भी अवलोकितेश्वर, मतलब काय का आ गया बेटा, बोधिसत्वों का क्या आ गया, अवतार आ गया, कॉन्सेप्ट बोधिसत्व आ गए, उनमें भी कॉन्सेप्ट आ गया। और मूर्तियों को भी आप बड़े गौर से देखना कि जो प्रमुख देवता है वो बीच में है और जो छुटका देवता है वो उसके आजू बाजू में खड़े। समझ रहे ना, हम लोग भी खड़े हो जाते, समझ गए ना। तो ये कॉन्सेप्ट वहां काम कर गया। क्लियर, अब आगे देखते हैं। जब हम आगे देखेंगे तो गुप्त काल के बाद आया गुप्तोत्तर काल। क्या आया बेटा, गुप्तोत्तर काल। और गुप्तोत्तर काल में भी यह प्रथा थोड़ी बहुत परिवर्तन के साथ चलती रही, थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ यह प्रथा चलती रही, समझ रहे। तो इसके बाद आया पूर्व मध्यकाल। क्या आया, पूर्व मध्यकाल। और पूर्व मध्यकाल में तो यह व्यवस्था पूरी तरीके से अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई। क्या पे पहुंच गई, चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई राजपूत काल में। अब राजपूत राजाओं में ये क्या पहुंच गई, चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई। यही कारण है कि चरमोत्कर्ष पर जब ये पहुंच गई तो जो देश है, जो भारत है, वो पूर्णतः क्या हो गया, विखंडित हो गया। क्या हो गया, विखंडित हो गया। क्या हो गया, विखंडित हो गया। और इस विखंडित भारत का फायदा किसने उठाया, विदेशियों ने उठाया। किसने उठाया, क्योंकि इन जो आपके सामंत हैं इनमें एकता का अभाव था। इनमें क्या था, एकता का अभाव था। यही कारण है कि अरबी मुसलमान, तुर्की मुसलमान यहां पर सफल रहे और उन्होंने अपनी स्थायी सत्ता की नींव डाली थी। अब क्वेश्चन लिखो जरा इससे संबंधित, लिखो। भारतीय सामंतवाद के विभिन्न चरणों पर प्रकाश डालें। भारतीय सामंतवाद के विभिन्न चरणों पर प्रकाश डालिए। तो भारतीय सामंतवाद के विभिन्न चरणों पर प्रकाश डालिए। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, इसमें जद में आ रहा पूरा मौर्योत्तर काल से लेकर सीधा 10वीं शताब्दी तक पूरा इतिहास कवर हो रहा है इसमें। क्वेश्चन है बेटा, भारतीय सामंतवाद के विभिन्न चरणों पर प्रकाश डालिए। भारतीय सामंतवाद के विभिन्न चरणों पर
प्रकाश डालिए। क्लियर? तो अब इसके 2 चरणों में इसको आंसर हमें लिखना है। प्रथम आप 3 चरण भी बना सकते हैं, आपके ऊपर, लेकिन हम इसे 2 या 3 चरणों में समाप्त करेंगे। प्रथम चरण लेंगे हम सतवाहनों से लेकर मौर्योत्तर काल से लेकर गुप्त काल तक, और फिर गुप्तोत्तर काल से लेकर 10वीं शताब्दी तक। समझ? तो इसे 2 चरणों में, प्रथम चरण में आप क्या ले सकते हो, प्रथम चरण और द्वितीय चरण। सामंतवाद में किसका शोषण हुआ, किसका फायदा हुआ? सामंतवाद में बेटा किसानों का शोषण हुआ, और सामंतवाद के कारण समाज को क्या क्या दिक्कतें उठानी पड़ी, आप समझ सकते हो ना। सामंतवाद के कारण ही बेगार प्रथा को बढ़ावा मिला, क्योंकि जो सरदार आए क्षेत्रीय, इन्होंने जबरदस्ती लोगों से फ्री में काम करवाया, तो कौन आ गई? बेगार प्रथा, बलात् उन्मूलन कार्य कर पाना। समझ? इसके बाद सामंतवाद के कारण ही बहु विवाह को बढ़ावा मिला। जो सामंत कितने विवाह कर सकता है, वो सामंत भी क्या हुआ? बड़ा हो जाए। तो जब बहु विवाह को बढ़ावा मिला, तो बाल विवाह को भी बढ़ावा मिला, क्योंकि सामंत को, जैसे सामंत में अबोध बलात् कुछ भी कर सकते हैं, उन्हें किसी की भी छोटी, मतलब ये वो दिखी लड़की वगैरह, उससे विवाह कर लिया, उनके पास पावर है। क्यों? उनके पावर को रोकने वाला कोई नहीं, क्योंकि उनको प्रशासनिक अधिकार भी मिल गए। अभी तक मौर्योत्तर काल में सामंतों को प्रशासनिक अधिकार नहीं थे, सिर्फ राजस्व का अधिकार था। लेकिन गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल में तो प्रशासनिक अधिकार दे दिए, जो चाहो वो करो, कोई मतलब नहीं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? शोषण होगा ना, किसानों का शोषण होगा, मजदूरों का शोषण होगा, महिलाओं का शोषण होगा। सामंती वातावरण में, और सामंती वातावरण को बनाए रखने के लिए शिक्षा को भी निरुद्ध कर दिया। अब भारत जाम हो गया, व्यापार में भी घाटा हुआ। क्यों? अभी व्यापारी है, वो जितने भी सामंती एरिया से निकलेगा, जितने भी रियासतों से, रजवाड़ों से, वो उतनी जगह टैक्स देगा, तो वो बर्बाद नहीं हो जाएगा। तो आंतरिक व्यापार को तो धक्का लगा ही, अंतरराष्ट्रीय व्यापार को भी धक्का लगा। सामंतवाद के कारण आम लोगों को जितनी परेशानियां उठानी पड़ी, महिलाओं को भी उतनी परेशानियां उठानी पड़ी। सामंतवाद के अपने प्रॉफिट भी हैं, लाभ भी हैं, ऐसा नहीं कि लाभ नहीं। सामंतवाद के लाभ के कारण क्या हुआ? जनजातीय क्षेत्रों में कृषि का विस्तार हुआ, जिससे उत्पादन क्षमता अच्छी हुई, फलस्वरूप नए नए नगर अस्तित्व में आए। ऐसा नहीं कि आप सामंतवाद को पूर्णतः नकारात्मक में लपेट लो, इसके कुछ अपने फायदे भी हैं। सामंतवाद के कारण मंदिरों का, धर्मों का संस्थानीकरण हुआ। अब प्रत्येक सामंत अपने सम्मान को मंदिरों से जोड़कर देखने लगे, और संस्थानीकरण हो गया धर्म का। अब धर्म कायम हो गया, मंदिरों में आ गया, किताबों से निकलकर, आचरण से निकलकर कहां पहुंच गया? तो धर्म का ही क्या हो गया? संस्थानीकरण हो गया। सामंतवाद के कारण आर्य और अनार्य तत्वों में एकता स्थापित हो गई। किसमें हो गई? एकता स्थापित हो गई आर्य अनार्य तत्वों में। और सामंतवाद के कारण ही नई नई कला की, चित्रकला की, मतलब मूर्ति कला की क्या हुई? शैलियां विकसित हुई, जैसे गंधार कला, मथुरा कला,
अलग अलग वो ही सामंतवाद के कारण ही नए नए आर्किटेक्चर यानी संरचनाएं, तो जहां इसके फायदे भी हैं वहीं इसके नुकसान भी हैं, लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो फायदे कम नुकसान ज्यादा, तुलनात्मक रूप से अध्ययन किया जाए। खासतौर से सामंतवाद किसके लिए वो रहा? आम प्रजा को और शूद्रों को और महिलाओं को। सामंती वातावरण में महिलाओं को शिक्षा से विरक्त पूरी तरीके से कर दिया गया, उनको पुरुषों के अधीन लाया गया। अब सामंती वातावरण में राजा क्षेत्र का राजा नहीं बचा, बड़ व्यवस्था का रक्षक के रूप में स्थापित हो गया। गुप्त काल में, गुप्त काल में जो राजा था वो बड़ व्यवस्था के रूप में स्थापित हो गया, बड़ व्यवस्था की रक्षा की, कि ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय अपने अपने वर्णों का उल्लंघन ना करे, और जो भी करेगा उसको कठोर दंड दिया जाएगा। तो बड़ व्यवस्था के, तो इस सामंतवाद का एक कारण, एक लक्षण यह है कि इसने बड़ व्यवस्था को पूरी तरीके से सेट कर दिया, जमा दिया, और जमने से प्रतिभा, जो क्षमता थी लोगों की, वो नष्ट हो गई। हो सकता है कि सूत्र में कोई वैज्ञानिक पैदा हो जाए, वो वैज्ञानिक कभी बन ही नहीं पाएगा, वो सूत्र में ही मर जाएगा। समझ, हो सकता है कि उच्च वर्ण में कोई व्यक्ति लोटपोट पैदा हो, लेकिन वो हमेशा उच्च रहेगा। सुनो, जैसे मनु लिखते हैं कि 10 साल का ब्राह्मण 100 साल के क्षत्रिय से श्रेष्ठ है। समझ, तो यहां प्रतिभा को दबा दिया गया, या प्रतिभा को दबा दिया गया, या आयु को दबा दिया गया, कुछ ना कुछ जड़मूलक बनने से यहां पर कुल मिला के समाज अपने निचले पायदान पर था। महिलाओं के सम्मान में भारी गिरावट देखी गई अन्य कालों की अपेक्षा। राजा भारी भरकम उपाधियां धारण करने लगे, जन सामान्य से अपने आप को हटाने के लिए। तो प्रथम चरण में तो आपको लिखना है, यहां से प्रथम चरण में आएगा आपका 7 बायनों से ये शुरू होगी और गुप्त काल तक आप ले चलोगे इसे कहां तक ले चलोगे? गुप्त काल तक। और ये गुप्त काल से शुरू करोगे और आप कब तक ले जाओगे? 10वीं शताब्दी तक ले जाओगे, और फिर इसका क्या करोगे?